हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिल व्यास और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को बेसिक से समझेंगे। सो गाइस, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आप लोगों को कोई चीज़ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश को और जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम भारत के मध्य में होने के कारण पड़ा और मध्य प्रदेश का यह नाम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है दोस्तों, अगर हम भारत के मैप की स्टडी करेंगे और उस मैप में मध्य प्रदेश को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह भारत का हृदय है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की भी संज्ञा दी गई है। उसी तरीके से दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का पैदावार होता है और सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन पैदा होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया स्टेट का दर्जा भी हासिल है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। और भी इसके कुछ नाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश को लघु भारत या कोहिनूर स्टेट कहा जाता है। तो ये सारे नाम आप लोगों को दोस्तों याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, सोया प्रदेश या सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य भारत, लघु भारत और कोहिनूर स्टेट, ये सब आपके मध्य प्रदेश के नाम हैं। ठीक है दोस्तों, एक और नाम है दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में टाइगर पाए गए थे और तभी से इसको टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये जो टाइगर स्टेट का दर्जा कैसे मिलता है, क्यों मिला, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट ये करंट की बात है और आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को, जो ये टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता देता हूँ। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 4 साल में एक सर्वे किया जाता है। जैसे हमारी लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो जनगणना जो होती है, जैसे कि पूरे भारत में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, ये सारी चीज़ों को हम जनगणना बोलते हैं। उसी तरीके से एक भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 4 साल बाद बाघों की स्थिति क्या है, बाघों की संख्या क्या है पूरे भारत में, भारत के प्रदेशों में बाघों की संख्या क्या है, बाघों की स्थिति क्या है, उसके लिए एक सर्वे किया जाता है और उस सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद बताया जाता है कि कौन से प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, कहाँ सर्वाधिक है और कहाँ न्यूनतम है। ठीक है, कहाँ कमी हुई है और कहाँ पर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम कौन करता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, एक मंत्रालय है और उस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। अब ये जो मंत्रालय है भारत सरकार का, ये क्या करता है? ये प्रत्येक 4 साल में, 2006 के बाद प्रत्येक 4 साल में एक सर्वे करवाता है, जिसमें बाघों की संख्या कितनी है भारत के प्रदेशों में, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है।
एक सर्वे किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट को कहा जाता है बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट। सॉरी, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय, क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक मंत्रालय है जिसका नाम केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, भारत सरकार का मंत्रालय है। इसके द्वारा एक सर्वे किया जाता है और सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उस रिपोर्ट को बोला जाता है राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट। और हाल ही में भारत में 2018 की बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। अभी केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018 में एक सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और वो रिपोर्ट कौन से सन की है, 2018 के सन की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जो बाघ है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए गए, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। कौन सी रिपोर्ट है, 2018 की जो बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसके आधार पर सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या क्या रही, तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या रही 526। अब दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्यों बताई, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसमें सर्वाधिक बाघ किस प्रदेश में पाए गए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी हाल ही में 2018 में बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक संख्या में बाघ कहाँ पाए गए, मध्य प्रदेश में पाए गए। और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी रही, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या रही 526। ठीक है दोस्तों, और ये जो बाघ राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो किसके द्वारा तैयार की जाती है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए गए, मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर रहा आपका कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य, कर्नाटक राज्य। और यहाँ पर बाघों की संख्या पाई गई दोस्तों 524। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में टाइगर पाए जाते हैं। और हाल ही में 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसे बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट कहते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर भी सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए गए, मध्य प्रदेश में पाए गए। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर जो बाघ हैं वो कहाँ पाए गए, कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य में 524 टाइगर पाए गए और मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके नाम लिख सकते हो, टाइगर स्टेट, और टाइगर स्टेट के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया है ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई थी 2018 की रिपोर्ट थी, लेकिन इससे पहली रिपोर्ट कब आई थी, फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी, सेकेंड रिपोर्ट कब आई, थर्ड रिपोर्ट कब आई और फोर्थ रिपोर्ट कब आई। ये सारी चीजें भी हम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। हाँ, अब याद क्या रखना है इसमें आप लोगों को कि ये जो रिपोर्ट आती है बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये कौन से मंत्रालय द्वारा आती है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग किसके बारे में, बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट। दोस्तों बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो प्रथम रिपोर्ट जो है 2006 में आई थी और उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे। दूसरी रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल में आती है दोस्तों, तो यह रिपोर्ट आएगी 2010 में और यहाँ पर कौन सा राज्य आगे था, बाघों की संख्या में कर्नाटक राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई गई। इसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो आई 2014 में और यहाँ पर भी कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक बाघ थे। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2018 में, और 2018 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सर्वाधिक बाघ वापस से कहां पर पाए गए, मध्य प्रदेश में। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से जो हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक के पास चला गया था, तो 2018 में वो टाइगर स्टेट का दर्जा हमें वापस से
मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये पहली रिपोर्ट थी, ये दूसरी रिपोर्ट है, ये तीसरी रिपोर्ट है, ये चौथी रिपोर्ट है। तो अभी तक कितनी रिपोर्ट हो गई हैं? अभी तक 2018 की जो रिपोर्ट है ये कौन से चरण की रिपोर्ट है भैया? चौथे चरण की रिपोर्ट है। कौन से चरण की रिपोर्ट? चौथे चरण की रिपोर्ट है। और ये जो बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट है प्रत्येक 4 साल बाद तैयार की जाती है। मतलब जो सर्वे होता है वो प्रत्येक 4 साल बाद, जैसे 6 के बाद 10 में हुआ, 10 के बाद 14 में हुआ, 14 के बाद 18 में हुआ, 18 के बाद कब होगा? अगले 4 साल बाद। आ गई बात समझ में? तो 2018 के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर एमपी में सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए गए। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को क्लियर है। प्रथम रिपोर्ट 2006 में, तो यहाँ से आप ये चीज नोट कर लीजिए। इसके आगे में बात करूं दोस्तों, ये जो 2018 की जो रिपोर्ट है, बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, ये जो रिपोर्ट है कब पेश की गई थी? 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2019 को, 29 जुलाई 2019 को पेश की गई। और किसने पेश की इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने 18 की रिपोर्ट है, लेकिन उसे पेश किया गया 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और इस अब 29 जुलाई को क्यों पेश किया गया? 29 जुलाई को कौन सा दिन था? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। और विश्व बाघ दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिपोर्ट को पेश किया, और इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए गए। और बाघों की संख्या कितनी पाई गई? 526। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें आप लोग अपने लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दोस्तों। ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। अन्य नाम में देखें तो हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, नदियों का मायका, सोया प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, कोहिनूर स्टेट, ये सब मध्य प्रदेश के नाम हैं। टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। ठीक है, और आगे की जो कहानी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जो रिपोर्ट आई है बाघों की जो संख्या की रिपोर्ट आई है वो 2018 की रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट 2006 में आ चुकी है। ठीक है, और जो 2018 की रिपोर्ट है इसको पेश किया गया था 29 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, 29 जुलाई को क्या था? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस था। इतना आप नोट करिए। ठीक है, इसके आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई, और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई, वर्तमान मध्य प्रदेश जो बना है, जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप बना है, वो बना है 1 नवंबर 2000 को। अब ये वर्तमान स्वरूप क्या है मध्य प्रदेश का, और पुराना मध्य प्रदेश क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मैप बनाया है मध्य प्रदेश का। इसके जरिए मैं आप लोगों को पुराने मध्य प्रदेश और नए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस बताता हूँ। दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है 1 नवंबर 1956 का। ठीक है, अब 1 नवंबर 1956 का आपका मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है, ये जो एरिया है 30% एरिया था। यहाँ पर 16 जिले थे। इनको हटाकर एक नया राज्य बनाया जिसका नाम दिया गया छत्तीसगढ़। क्या नाम दिया गया? छत्तीसगढ़। और ये काम कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को। तो भैया 1 नवंबर 2000 को इतनी जमीन हटकर एक नया राज्य बन गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ राज्य। और हमारे जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है 1 नवंबर 2000 का जो मध्य प्रदेश है वो किस तरीके से दिखाई देने लगा आपको? कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देने लगा। ठीक है, और 1956 का जो मध्य प्रदेश था वो किस तरीके का था? इधर एक और एरिया जुड़ा हुआ था जो छत्तीसगढ़ था।
तो भैया कहने का इतना सा मतलब है, कहने का बस इतना मतलब है कि जो 1 नवंबर 1956 का जो मध्य प्रदेश था उसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड था। छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, लेकिन जब 1 नवंबर 2000 आया तो उस समय छत्तीसगढ़ को हमने अलग कर दिया था और हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप कुछ इस तरीके से था। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा बहुत इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका वेस्ट है यानी पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण में कितना फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम में कितना फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है, पूर्व से पश्चिम का अगर मैं इसका विस्तार देखूंगा, पूर्व से पश्चिम का अगर मैं इसका विस्तार देखूंगा, पूर्व से पश्चिम में विस्तार, तो इसका विस्तार है 870 किलोमीटर। तो ये पॉइंट लिखिएगा आप कि हमारा मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर फैला हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण, कहां पर, उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो हमारा मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, 605 किलोमीटर फैला हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को पॉइंट याद रखना है कि हमारा मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम में कितना फैला हुआ है, 870, और उत्तर से दक्षिण में 605। ये स्ट्रक्चर याद रख लिया करो आप लोग। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की, 870, और नॉर्थ से साउथ कितनी है, 605 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है। स्ट्रक्चर बना के याद रखो, आप स्ट्रक्चर बना के याद रखो, इसे लिखोगे आप लैंग्वेज में तो भूल जाओगे। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो अगर ये मेरा मैप मध्य प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश का पूर्व दिशा, ये मध्य प्रदेश की वेस्ट पश्चिम दिशा, ये दक्षिण, और ये आपकी क्या है, मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि मध्य प्रदेश के पूर्व में, ये पूर्व है, मध्य प्रदेश के पूर्व में सबसे पूर्व मतलब सबसे इधर कौन सा जिला है, तो सबसे पूर्वी जिला याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। कौन सा है, सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। मध्य प्रदेश का उसी तरीके से मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिले की बात करें कि सबसे पश्चिम की ओर कौन सा जिला है, तो सबसे पश्चिम की ओर जो जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर सबसे पश्चिम का जो जिला है वो क्या है, अलीराजपुर। उसी तरीके से सबसे उत्तरी जिले की मैं बात करूं, सबसे उत्तर में कौन सा जिला आता है, तो भैया सबसे उत्तर में आता है भिंड। कौन सा आता है, लिख देता हूं मैं बाहर, भिंड। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, भिंड। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो याद आएगा आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर। तो दोस्तों यहाँ से 4.4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूर्वी जिला कौन सा है। मैं लिख देता हूँ कि सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर। उसी तरीके से अगर मैं उत्तर की बात करूं, सबसे उत्तरी जिला है आपका भिंड। और सबसे दक्षिणी जिले की बात करूं, दक्षिणी जिला ये है आपका बुरहानपुर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, भिंड उत्तरी और बुरहानपुर दक्षिणी। ठीक है, सबसे दक्षिणी। ठीक, अब ये चीज तो हो गई। अब इसके आगे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश। अब ये जो मध्य प्रदेश है ये इसका उत्तर है, तो उत्तर की सीमा में कौन सा राज्य लगता है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का ये क्या, दक्षिण। मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य,
राष्ट्र राज्य की सीमा लग जाती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य की सीमा लग जाती है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा, छत्तीसगढ़, पूर्व में कौन सा लग जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य। और मध्य प्रदेश के पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में आ जाता है राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का नॉर्थ है, ये मध्य प्रदेश का ईस्ट है, ये आपका ये आपका साउथ और ये आपका वेस्ट है। तो मध्य प्रदेश, अगर ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के पूर्व में जो है कौन सा राज्य की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा राज्य लगता है पूर्व में, आपका छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है, मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के वेस्ट की बात करूं तो गुजरात और राजस्थान। गुजरात और किसी बुक में ऐसा भी दिया है कि जो राजस्थान है मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में है ना, पश्चिम दिशा में ही है, ये याद रखना आप लोगों को। और छत्तीसगढ़ जो है आपके पूर्व दिशा में। तो इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ से याद करना है। और अभी जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो है आपका 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है आपका 870 किलोमीटर। सबसे पूर्वी जिले की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर पूर्वी जिले, मध्य प्रदेश के जिले की बात कर रहा हूँ, पूर्वी जिले की बात करूंगा मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। पश्चिमी जिले की बात करूंगा तो अलीराजपुर है। और उत्तरी जिले की बात करूंगा तो भिंड है। और दक्षिणी जिले की बात करूंगा तो बुरहानपुर जिला सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में। और अगर मैं राज्यों की बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में कौन से राज्य की स्थिति किधर है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश के पूर्व में है छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र राज्य, और मध्य प्रदेश के वेस्ट में, पश्चिम में है राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप कर सकते हैं। इसके आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। अब इसकी 25वीं वर्षगांठ थी 1 नवंबर सन 1981 को। अगर हम हमारी भाषा में बात करें तो मध्य प्रदेश का 25वां जन्मदिन था। अब इस जन्मदिन की क्या खास बात, तो मध्य प्रदेश के 25वें जन्मदिन सन याद रखना आपको 1 नवंबर 1981। इस दिन मध्य प्रदेश की सरकार, गवर्नमेंट ने 3 गिफ्ट दिए। और वो कौन कौन से गिफ्ट दिए, मतलब मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित हुआ, और उसका नाम है सफेद लिली, जिसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। क्या नाम है इसका, लिलियम कैंडिडम। ठीक है, राजकीय पुष्प घोषित हुआ सफेद लिली, लिलियम कैंडिडम। उसी तरीके से राजकीय पशु घोषित हुआ बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी घोषित हुआ शाहे बुलबुल, या इसका एक और नाम है दूधराज, या इसका साइंटिफिक नाम की बात करें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। फिर से सुनिएगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, तो ये जो है 3 गिफ्ट मिले, मतलब 3 चीजों की घोषणा हुई। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित हो गया सफेद लिली के रूप में, राजकीय पशु घोषित हो गया बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी घोषित हो गया शाहे बुलबुल, ये नाम भी याद रखना है इसका, दूधराज, और साइंटिफिक नाम है इसका पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये हो गई भैया किसकी बात, 25वीं वर्षगांठ की बात। और सन याद रखना है 1 नवंबर 1981 में ये 3 चीजों की घोषणा हुई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपको कि हमारे जो मध्य प्रदेश है उसकी राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली का जो नाम है वो है महाशिरा। राजकीय नाटक की बात करूं तो माछ, राजकीय नृत्य की बात करूं तो राई जो है दोस्तों, ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसका प्रसिद्ध नृत्य है ये राई, और यही हमारे राजकीय
नृत्य है, यही हमारा राजकीय नृत्य है। उसी तरीके से हमारी राजकीय फसल की मैं बात करूँ तो सोयाबीन है। और क्यों है? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए सोयाबीन को राजकीय फसल घोषित किया गया है। ठीक है। और इसके आगे मैं बात करूं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात करूं तो वो है आपका मलखंभ। क्या है? मलखंभ, जिसे कब घोषित किया गया? 2013 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ, जिसे 2013 में घोषित किया गया। और ये एक ऐसा खेल होता है जिसमें एक खंबा होता है, वो चाहे लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का होता है, जिसमें जो भी पार्टिसिपेट होते हैं उस पर करतब दिखाते हैं। ठीक है। ये मलखंभ जिसे 2013 में घोषित किया गया है, ये आपका राजकीय खेल। ठीक है। अगर मैं राजकीय नदी की बात करूं, राजकीय नदी की, तो राजकीय नदी जो है वो है नर्मदा। राजकीय नदी जो है ये है नर्मदा, और यही मध्य प्रदेश की इसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी अगले वीडियो लेक्चर जब भी मैं नदियों का बनाऊं उसमें करेंगे। ठीक है। तो राजकीय नदी के रूप में नर्मदा। के राजकीय गान की बात करूं तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान सुख के दाता सबका साथी सुख का यह संदेश, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, जिसे लिखा था महेश श्रीवास्तव जी ने। किसने लिखा था? महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा था। सुख के दाता सबका साथी सुख का यह संदेश। राजकीय चिन्ह की बात करो दोस्तों, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत जिसमें गेहूं व ज्वार की बालियां हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को थोड़ा बना के बता देता हूं। ये आपकी इस तरीके की 24 स्तूप रहेंगे, उसके अंदर एक व्रत है, और व्रत के अंदर दोस्तों गेहूं व ज्वार की इस तरीके से बालियां हैं, और यही आपका क्या है? राजकीय चिन्ह। और यहाँ पर लिखा रहता है राजकीय चिन्ह। ठीक है। इसको देखिएगा आप, नेट पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं राजकीय फल की, राजकीय फल, तो वो है आपका आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम। और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में बेसिक अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश फैला हुआ है। और अगर पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सब मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है? भारत की बात हो रही है। भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। और ये किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और सेकेंड नंबर पर कौन सा है? वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए अब हम मध्य प्रदेश के जिले के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी 2020 तक जिलों की संख्या हो चुकी है 55। अब कौन कौन से नए जिले बने हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। नए जिले में सबसे पहले 1 अक्टूबर 2018 की बात करें हम, ये डेट याद रखनी है आप लोगों को। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर एक जिला बना जिसका नाम था निवाड़ी। निवाड़ी पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन अब ये जिला बन चुका है। ठीक है। पर ये याद रखना आपने को, ये जिला कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को। किससे अलग होकर? टीकमगढ़ से। ठीक है।
18 मार्च 2020 की बात करें, कमलनाथ सरकार इस समय चल रही थी और कोरोना सीजन भी चल रहा है। तो इस समय 3 नए जिले बने। कौन कौन से? एक तो नागदा बना जो पहले किस में आता था? उज्जैन जिले में आता था। एक मेहर बना जो किस में आता था? सतना जिले में आता था। एक बना चाचौड़ा जो किस में आता था? गुना। तो ये नाम याद रखने आपको, गुना से अलग होके चाचौड़ा बना, सतना से अलग होके मेहर बना और उज्जैन से अलग होके नागदा बना। और कौन सी डेट को? 18 मार्च 2020 को। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इन 55 जिलों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस, कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।